सुप्रभात। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से तुलसी के सामाजिक मूल्य नामक निबंध पढ़ेंगे, जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस निबंध को पढ़ने से पूर्व हम डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो साहित्यिक परिचय है वह प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रामविलास शर्मा प्रगतिवादी साहित्यकार थे। वे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं। हिंदी जगत में जो आलोचना है, उस आलोचना साहित्य को उन्होंने नया रूप दिया है। उनका जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण है वो उनका पूरी तरह से आलोचना में हमको दिखाई देता है। उनकी साहित्यिक समीक्षाएं जितनी भी हैं उसमें उनका प्रखर व्यक्तित्व है, उनका स्पष्टता है, स्पष्टवादिता है, बिल्कुल निर्भीक तरीके से किसी बात को कहने का अंदाज है, वह सब हमें उनकी आलोचना में देखने को मिलता है। ऐसे आलोचक के रूप में वो उभर कर के आए, लेकिन जब उन्होंने जिसका कि व्यक्तित्व ऐसा है जो निर्भीक है, ऐसा व्यक्तित्व जब कविता के क्षेत्र में उतरता है तो कविता में वे एकदम अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। वे कोमल सौंदर्य पारखी और ग्रामीण प्रकृति के अंचल में बिखरा हुआ जो सौंदर्य है उसके चितेरे भी बन जाते हैं। कवि और लेखक दोनों ही रूपों में उनकी प्रगतिशीलता हमेशा से उनके साथ रही है। उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनमें आस्था और सौंदर्य, राष्ट्रभाषा की समस्या, निराला, परंपरा और प्रगति, ये सब उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के जो निबंध हैं उनको हम विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी तरह के निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों के 3 वर्ग हम बता सकते हैं। 3 तरह के निबंध उन्होंने लिखे हैं। एक तो कृति संबंधी, यानी उन्होंने किसी कृति को लेकर के निबंध लिखा है। एक कृति काल संबंधी, जिन्होंने किसी कृति को लिखने वाले के ऊपर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। और तीसरा, उन्होंने साहित्य की जो प्रवृत्ति है उसके संबंधित निबंध भी लिखे हैं। तो इस तरह से उनके जो निबंध हैं उनको हम गंभीर, विचारात्मक और समीक्षात्मक 3 भागों में बांट सकते हैं। जो गंभीर और विचारात्मक निबंध हैं उसमें उन्होंने जो शुष्क से शुष्क और गंभीर से गंभीर विषय हैं उनको भी बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से प्रस्तुत किया है। और जो व्यवहारिक विषयों पर निबंध लिखे हैं उसमें उनकी शैली कहीं तो व्यंजनागर्भित है, कहीं व्यंग्यात्मक है, कहीं वक्रतापूर्ण शैली है। और समीक्षात्मक निबंध जो हैं उसमें उनके निबंधों में बिल्कुल उनकी जो निर्भीक छाप है, उनकी जो स्पष्टवादिता है, वह उसमें हमको देखने को मिलती है। जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा में प्रवाह लाने के लिए उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। शब्दों के चयन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो उन्होंने जो साधारण बोलचाल की भाषा में काम आने वाले शब्द हैं, व्यवहारिक शब्द जो हैं, उनका ही प्रयोग उन्होंने ज़्यादातर किया है। कई स्थानों पर दूसरी भाषाओं के शब्द जैसे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इनके शब्द भी उनकी भाषा में आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो भाषा है वो अत्यंत परिनिष्ठित है। तो देखिए, ये हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा का संक्षेप में साहित्यिक परिचय प्राप्त किया। अब हम तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, तुलसी के सामाजिक मूल्य, तुलसी ने जो भी कुछ लिखा है, रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी साहित्यकार हैं और प्रगतिवादी साहित्यकार कभी भी समाज से मुख नहीं मोड़ सकता। वो हमेशा समाज को साथ लेकर ही चलता है। तो यहाँ पर भी ये जो तुलसी के सामाजिक मूल्य हैं उसमें उन्होंने इस निबंध में यही बताया है कि तुलसी का समाज के लिए क्या मूल्य है और समाज में आज के समय में उनकी क्या उपयोगिता है। देखिए, क्योंकि वे प्रगतिवादी हैं इसलिए वे कभी भी समाज से मुख नहीं मोड़ सकते।
इसलिए उन्होंने प्रगतिवादी तरीके से ही तुलसीदास जो है उनकी एक तरह से उनके बारे में बताया है। तो तुलसीदास, जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसीदास ने जो भी कुछ लिखा है, उनके और ग्रंथों की यदि हम एक बार को बात छोड़ भी दें, इसमें कि उनका भक्त का साहित्य जो है वह उभर कर के आता है, तो उनकी रामचरितमानस एक जो प्रमुख ग्रंथ है, उस रामचरितमानस को भी यदि हम लें तो हमको पता पड़ जाएगा कि तुलसी का सामाजिक मूल्य आज भी है, वह एक कालजयी कृति है। तुलसी हमेशा से प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। यहाँ पर इस निबंध में, क्योंकि रामचरितमानस में जिस तरह से तुलसीदास ने परिवार का, समाज का, राज्य का चित्रण किया है, वह राम राज्य की कल्पना है और राम राज्य की कल्पना किसी भी समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। और वही बात उन्होंने तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में बताई है। यहाँ पर रामविलास शर्मा जब तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध लिखते हैं तो वे तुलसीदास को भक्ति आंदोलन से जोड़ करके देखते हैं। उनका मानना है कि तुलसी का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है। यदि भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व है तो तुलसीदास का भी सामाजिक महत्व होगा। और भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व है, इस बात के लिए वे सर्वप्रथम जो बिंदु रखते हैं वह है कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। यानी भक्ति आंदोलन कोई एक सीमित क्षेत्र में चलने वाला नहीं था, बल्कि वह अखिल भारतीय आंदोलन था। इस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन शायद ही कोई और कभी हुआ हो। आंध्र प्रदेश में जहाँ कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते थे, वहीं गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने पूरा अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया था, वे लिखते हैं। और 5वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई थी। तो ये जो भक्ति आंदोलन है, ये ब्रह्मदेश, अफ़गानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर के रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति की धारा पूरे वेग से बहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वह अखिल भारतीय आंदोलन था। भक्त कवियों ने ये जो प्रदेशों की जो एकता है, जो लोग कहते हैं कि इससे पहले देश में एकता नहीं थी, उनको यह बात समझनी चाहिए कि भक्त कवियों ने किस तरह से पूरे भारत की जनता को एक सूत्र में बांधा। उस समय राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम जितना भक्ति आंदोलन के जो कवि थे उन्होंने किया, उतना शायद कोई राजनीतिक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके पास तो राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे सूत्र नहीं थे जिसके माध्यम से वे जनता को बांध सके। लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ही भावात्मक रूप से जनता को एक किया। उन्होंने जनता को एक सूत्र में बांधा, किस रूप में? भक्ति आंदोलन के रूप में। और भक्ति आंदोलन में अपनी जो कृतियाँ हैं, अपना जो साहित्य है, उसके माध्यम से पूरी जनता उनके साहित्य की ओर जुड़ती गई और पूरी जनता भावनात्मक रूप से उनसे आकर्षित होकर उनसे जुड़ करके और एकता के सूत्र में बंधती गई। भक्ति आंदोलन के समय की जो दूसरी परिस्थिति थी कि उस समय कोई इस तरह से मीडिया नहीं था, इस तरह से समाचार पत्र नहीं थे, कोई पत्रिकाएं नहीं थी, कि उनके प्रचार के लिए कोई रेडियो नहीं था, यानी किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। आज ये सब साधन है, लेकिन फिर भी आज जितनी एकता है उससे ज़्यादा एकता कहीं उस समय थी। आज इतने साधन होने के बावजूद विशेष रूप से जो जनता है, उनके नेताओं में, पार्टियों में जो भावात्मक एकता है, वह शायद तुलसी के युग से तो कम ही है। तो यह प्रश्न अपने आप में यह सिद्ध करता है कि भक्ति आंदोलन ने पूरे देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में किस तरह से बांधा। तुलसीदास के युग में जहाँ तक लोगों को एक सूत्र में बांधने की बात है, उससे आगे उठ कर के यदि हम कहते हैं कि साहित्यकारों की बात जब हम करते हैं, तो तुलसीदास के युग में विभिन्न जगह के, विभिन्न प्रदेशों के जो साहित्यकार थे, वे भी एक दूसरे की विचारधाराओं से पूरी तरह परिचित थे। उस सब के बावजूद किसी तरह के प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, समाचार पत्र नहीं थे, दूरदर्शन नहीं था, रेडियो नहीं था, इन सब की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो
इन सब के बावजूद उस समय का एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार की भावना से पूरी तरह से परिचित था। उस समय के जो साहित्यिक आंदोलन है उनको लेकर के आज भी अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। तो इससे हमको यह समझ में आ जाता है कि अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वह इसी का परिणाम है, वे कोई आकस्मिक नहीं है। वो और देशों और जो भाषाओं का साहित्य है उसमें और हिंदी का जो साहित्य है उसमें जो समानता हमको देखने को मिलती है उसके मूल में यही है कि उस समय का एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार से बहुत अच्छी तरह से परिचित था। तो भक्ति आंदोलन में से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसके बारे में रामविलास शर्मा आगे चर्चा करते हुए कहते हैं, अभी तक उन्होंने विस्तार की चर्चा की थी, लेकिन विस्तार के बाद वे कहते हैं कि जितना विस्तार था उतनी ही उस एकता में गहराई भी थी। ये एकता जो थी वो थोड़े से जो पढ़े लिखे लोग थे उन तक ही सीमित नहीं थी। जिस तरह से कि संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई वह राष्ट्रीय एकता अलग तरह की थी, क्योंकि संस्कृत पढ़ना हर किसी के वश की बात नहीं है। विद्वान प्रकांड पंडित ही उसको पढ़ सकते हैं। तो उससे इसकी दशा, इस भक्ति आंदोलन की दशा भिन्न थी, क्योंकि संस्कृत साहित्य हर कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये जो भाषाओं में, जो हिंदी में और अन्य प्रदेशों की भाषा में जो भक्ति साहित्य लिखा गया उसकी जड़ें विभिन्न नगरों में, गांवों में, शहरों में और पढ़ी लिखी और अनपढ़ सारी जनता के बीच में इसकी जड़ें बहुत गहराई से बैठ गई थी। तो ये जो प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ये जो भक्ति आंदोलन का विस्तार हो रहा था उसके कारण जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हो रही थी उसमें विस्तार भी था और उसमें गहराई भी थी। यह बात डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं। भक्ति आंदोलन को की ही वो चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो वो भक्ति आंदोलन की ही चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की ही मात्र बात नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि जनतंत्र का पाठ अंग्रेज़ों ने ही हमें पढ़ाया और अंग्रेज यदि यहाँ नहीं आते तो लोग संकीर्ण जातिवाद में ही फंसे रहते, उन विद्वानों को डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे, दर्जी, नाई, महार, चमार ये जो थे, इन इतने वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। इससे हमको पता चलता है कि जातिवाद उस समय इतना नहीं था जितना आज है। आज विश्वविद्यालय में और साहित्य में इतने अध्यापक नहीं है। रामविलास शर्मा का मानना है कि जितने इतर वर्णों के उस समय के साहित्यकार थे, यानी उस समय जो रचनाएं करते थे उसमें नाई भी थे, चमार भी थे, दर्जी भी थे, जुलाहे भी थे। वे सब, उन सब ने साहित्य की रचना की। तो कैसे कह सकते हैं कि उस समय जाति व्यवस्था की संकीर्णता ज़्यादा थी। बल्कि रामविलास शर्मा का कहना है कि आज संकीर्णता ज़्यादा है, उस समय संकीर्णता नहीं थी। क्योंकि जातिगत संकीर्णता यानी आज जो शिक्षित जन है उनमें ज़्यादा है, उतनी उनमें नहीं है जो सूर और कबीर के पद गाते हैं। सूर, कबीर और तुलसी के पद जो गाते हैं उनमें जातिगत संकीर्णता इतनी ज़्यादा नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म है, जाति प्रथा है, उसकी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में हुई, उतनी आधुनिक साहित्य में कभी भी नहीं हुई। यह बात डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं और यह सही भी है। देखिए, हम रामचरितमानस देखते हैं, उसमें छोटे से छोटा व्यक्ति जाति की दृष्टि से यदि वह निम्न जाति का भी है तो भी उसको राम ने किस तरह से गले लगाया, उसको प्रतिष्ठित किया। तो यह सब बात इस बात की ओर संकेत करती है कि जाति प्रथा भी उस समय इतनी नहीं थी। राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम भक्ति काल ने और तुलसीदास ने दोनों ने ही किया। वे मलिक मोहम्मद जायसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण के साथ में वेद पुराणों का भी उतना ही आदर करते हैं। वे लिखते हैं कि वेद पंथ जे नहीं चलई ते भूलई बनमाज। ये उक्ति किसकी है? जायसी की है। क्योंकि जायसी केवल पुराण का ही आदर नहीं करते हैं, वे वेद पुराणों का भी आदर करते हैं। पुराणों के बारे में भी वे लिखते हैं, ए विधि चीन्हूँ करहूँ ज्ञानू जस पुराण में लिखा बयानू। प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि का भेदभाव उस समय था तो अलग, किंतु वो सब जो भेद था वो एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत था। और वो जो व्यापक आंदोलन था
उसमें सगुण धारा के कवि अलग लिखते थे, निर्गुण धारा के कवि अलग लिखते थे, निर्गुण धारा के कवि अलग लिखते थे, लेकिन वो स्वयं में वो सब मिलकर के एक भक्ति आंदोलन जो था उसकी ही एक कड़ी होते थे। इसलिए उनमें जो ये भेद था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि आज आलोचक उस भेद को समझते हैं। यानी ये अलग अलग शाखाओं के होते हुए भी निर्गुण के, सगुण के, शैव के, शाक्त के, प्रेम के, ज्ञान के, वैराग्य के, इन सब के बारे में जो कुछ लिखते हैं उन सब के बारे में अलग अलग लिखने के बावजूद भी वो एक आंदोलन के अधीन थे और वो आंदोलन था, एक आंदोलन की ही वो एक तरह से उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो आंदोलन था भक्ति आंदोलन। उस भक्ति आंदोलन के ही प्रचार प्रसार में उन्होंने जो इस राष्ट्रीय एकता को कायम किया, वह राष्ट्रीय एकता वास्तव में आज गर्व करने योग्य है और उससे हमको सीख लेनी चाहिए। तो जहाँ तक इस राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की बात है, वहाँ पर जिस तरह से भक्ति आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तुलसीदास ने भी उसी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह मत है। तो बच्चों, आज हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय प्राप्त किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के मत से भक्ति आंदोलन और तुलसीदास दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन के संबंध में और तुलसीदास के संबंध में जो अपने विचार दिए, उन विचारों को हमने ग्रहण किया। इससे आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।